नमस्कार दोस्तों, मैं दिलजीत सिंह DS STD1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड का प्रमेय का परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड की प्रमेय का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली यहाँ पे 5.1 चल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आज हम 3 और 4 देखने वाले हैं। अगर इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं हम प्ले लिस्ट में जाएगा, वहाँ पे इसके पहले का वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 और 4। तो नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला है पॉइंट में दी गई भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरी बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? यहाँ पे है क्या वे अभिधारणा अवरोधी हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या यहाँ वाला है तीसरा पॉइंट है क्या यूक्लिड की अभिधारणाओं में से प्राप्त होती हैं। यहाँ पे यही तीनों पॉइंटों पर बात किया गया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, तो इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे तीनों की बात पूछी गई है कि क्या ऐसा संभव है, तो यहाँ पे सभी के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पे इसकी आकृति खींच कर स्पष्ट करना है, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा और यहाँ पे इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पे देखिएगा पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, इन अभिधारणाओं या फिर इन बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरे बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह स्थित हो सकता है क्योंकि हम एक रेखा खींचते हैं। जैसे यहाँ पे हम रेखा खींच देते हैं, एक रेखा खंड खींचते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम ए और इसका नाम हम देते हैं बी। तो हम यहाँ पे सी को बीच में स्थित कर सकते हैं क्योंकि हमारे ए और बी के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो उस स्पेस में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सी को स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे दी गई अभिधारणा पर विचार कीजिए। तो हम विचार कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ ऐसे अनेकों देखिएगा, हाँ ऐसे अनेकों अपरिभाषित शब्द हैं, अपरिभाषित क्या हैं? शब्द हैं। ये संगत होते हैं। और कैसे होते हैं? अपरिभाषित शब्द हैं, ये संगत होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? अपरिभाषित है, मतलब हम यहाँ पे ए और सी को भी, ए और बी के जो मान पॉइंट सी है हमारे पास, इसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं और यह संगत भी होता है। पर कभी कभी इसमें अभिधारणाएं भी होती हैं कि यहाँ पे इसे हम सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं या फिर अपरिभाषित शब्द यह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट का देखिएगा आंसर हम लिखते हैं दी गए विभिन्न बिंदु ए और बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए हुए हैं, उनके बीच में स्थित एक बिंदु सी होता है। ए और बी दिए हुए हैं, उनके बीच में बिंदु सी होता है। तो यही चीज़ कहा गया है, ए और बी के बीच में क्या होता है? हमारा बिंदु सी होता है। तो इसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बीच में क्या है? बिंदु सी है। ए और बी के बीच में क्या है? स्पेस है। तो यहाँ पे स्पेस होगा तो हम क्या उसमें बिंदु सी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अभिधारणा सत्य हो जाएगी। और ये क्या है? सी स्थिर नहीं है। तो यहाँ पे हम सी को क्या कर दे रहे हैं? स्थिर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? सी स्थिर है। ठीक है, तो ये तरह आपको समझ आ गया। इसके बीच में सी स्थिर है, एक बिंदु सी होता है, इसके बीच में बिंदु सी स्थिर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी बिंदु सी स्थिर होता है,
ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बिंदु सी स्थिर होता है या स्थिर होता है, तो कौन से स्थिर होता है? सी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, देखिएगा, क्या कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो एक रेखा पे क्या हो सकता है? यहाँ पे स्थिर हो सकते हैं, और यह स्थिर नहीं के बाद किया गया है, तो यहाँ पे स्थिर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कम से कम क्या है? कम से कम ऐसे 3 बिंदु का होना आवश्यक है। कम से कम ऐसे 3 बिंदुओं का होना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है जिनमें से कम एक बिंदु 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा पर नहीं होनी चाहिए। आवश्यक होती है जो होता है जिनमें से एक बिंदु को अन्य दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा पर नहीं होना चाहिए। जोड़ने वाली सरल रेखा पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात की गई है। जो तीसरा पॉइंट सी है, इसे क्या कर दे रहे हैं हम? यहाँ पे सी ना मान करके इसे कहीं पे दूसरे स्थान पे हम इसे लिख देते हैं सी। तो यहाँ पे एक रेखाखंड ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा? ये हमारा सी स्थिर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके लिए? आवश्यक होता है जिसमें एक बिंदु अन्य बिंदुओं से क्या होना चाहिए? जोड़ने वाली सरल रेखा से क्या होना चाहिए? सरल रेखा पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सरल रेखा से क्या कर दिया? इसको बाहर कर दिया। तो ये सरल रेखा से क्या हो गए? बाहर हो गए। तो यहाँ पे इसके बारे में ये हमारी अवधारणाएं हैं। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा पास हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे इसके बारे में हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये वाले चित्र बना सकते हैं। पहले आपका सी रहेगा तो पहले पॉइंट के लिए, और सी यहाँ से हटा देंगे, सी कहाँ पे? कहीं और दूसरे बिंदु पे रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यह 2 बिंदु एक रेखाखंड से क्या हो जाएगी? ये बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अवधारणा इसके लिए क्या हो जाएगी? सत्य माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं। देखिएगा, कहा गया है एक रेखा चित्र के द्वारा या एक आकृति खींच के दर्शाना है। तो यहाँ पे हम एक आकृति खींचते हैं जो ए और बी है। यहाँ पे क्या है? बिंदु सी ऐसा है कि यहाँ पे क्या है? बी के बीच, ए और बी के बीच में होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? बिंदु सी। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि ए सी बराबर बी सी। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास, ए बी बराबर ए और बी कुल दूर, यहाँ पे एक रेखा के बीच की, या फिर कह दे सकते हैं कुल बीच की दूरी बराबर यहाँ पे ए सी प्लस सी या फिर बी सी। ए सी प्लस बी सी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। तो बी सी बराबर क्या होता है? ए सी होता है। तो ए बी बराबर ए सी, जहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी का स्थान क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी हम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 2 ए सी। तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना है? ए सी बराबर ज्ञात करना है। तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर, ये फिर ऐसे ही देख लीजिए ध्यान से। तो देखिएगा ये 2 इस तरफ आएगा तो इसके हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा ए बी बटा में 2 बराबर ए सी। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सामने लिख दे रहे हैं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी। किसके बराबर? ए सी बराबर 1/2 ए बी के बराबर हो जाएगा। और ये हमारा मान क्या हो जाएगा?
सिद्ध होता है कि AC बराबर 1/2 BC होता है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर इसके अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 से यहाँ पे 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमें 5 देखना है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि एक रेखाखंड है, उसमें क्या होता है, कौन से रेखाखंड है, A और B, जिसका मध्य बिंदु क्या होता है हमारे पास C। तो यहाँ पे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक और एक मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे जो C के बाद हम एक मान रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, D है। तो ये भी क्या होगा, जो D होगा ये भी हमारे क्या होगा, एक मध्य बिंदु होगा जो AD बराबर BD होगा। मतलब ये दोनों भागों में क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा और कहाँ होगा, C के अत्यंत निकट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे C के अत्यंत निकट हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मध्य बिंदु एक और हो सकता है, C के अलावा एक मध्य बिंदु और हो सकता है, इसके बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसे हल करते हैं। D एक अन्य मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है, एक अन्य मध्य बिंदु है जो AD बराबर DB, यहाँ पे BD या BD। ठीक है, तो देखिएगा AD बराबर क्या हो जाएगा, BD, या AD बराबर BD के बराबर होगा। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। किसके लिए होगा, D मध्य बिंदु के लिए। अब हम इसी प्रकार से C मध्य बिंदु के लिए निकाल देते हैं। किसके लिए, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु C। रेखा का लिख सकते हैं, रेखा का मध्य बिंदु, रेखा का मध्य बिंदु C के लिए रेखाखंड AB। ठीक है, तो C क्या हो जाएगा, यहाँ पे मध्य बिंदु हो जाएगा हमारा किसके लिए, AC बराबर किसके हो जाएगा, BC के। ठीक है, तो यहाँ पे BC लिखा जाएगा, BC का ये हमारा बन गया क्या, समीकरण नंबर 2। क्योंकि दो मध्य बिंदु के बारे में बोला गया है, तो दो मध्य बिंदु, रेखा का मध्य बिंदु क्या है, C है, या C के लिए रेखाखंड क्या है, AB है। तो यहाँ पे C के लिए मध्य बिंदु है, तो हमारे पास यहाँ पे इसको लिख देंगे, मध्य बिंदु C मानेंगे हम। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगर D मध्य बिंदु मानेंगे तो AD बराबर क्या हो जाएगा, BD के। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे समीकरण 1 बन गया और समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पे यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो यहाँ पे जब घटा देंगे तो समीकरण 1 में से क्या हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो AD माइनस क्या हो जाएगा, AC बराबर यहाँ पे BD माइनस क्या हो जाएगा, BC। अब ध्यान से देखिएगा, तो AD बोला है, A और D और क्या है माइनस में AC है। ठीक है, तो AD माइनस AC, तो यहाँ पे C और D के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, CD के। तो ये दोनों बीच की दूरी किसके हो जाएगा, CD या DC के बीच की दूरी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा CD की या फिर DC के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, AC माइनस, यहाँ पे AC माइनस AD कर देंगे, तो हमारे कहाँ जाएगा, C और D के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा, बराबर। अब इसी प्रकार से इस तरफ देखिएगा, BD माइनस लिखा है BC, तो किसके DC के बराबर हमें ज्ञात करना है, किसके यहाँ पे DC के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, BD माइनस BC। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इसके विपरीत में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे पहले कर लेंगे, इस तरफ लेंगे तो DC माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे DC हो जाएगा
बराबर 0, तो यहाँ पे 2DC बराबर क्या हो जाएगा 0, और इसे 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा DC बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा DC बराबर अगर हमारा 0 हो जाएगा तो AC और D संपाती हो जाएंगे। क्या हो जाएगा D और C ये इन दोनों के बीच का मान कैसे हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जैसे DC के बीच के दो बिंदुओं के बीच का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएंगे C और D क्या हो जाएंगे C और D संपाती होते हैं। तो संपाती का मतलब क्या होता है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। जैसे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा DC का मान 0, मतलब ये दोनों आपस में ये बताता है कि ये DC ये बताता है कि C और D क्या हो जाएंगे संपाती, और दोनों एक ही बिंदु पे बनेंगे। किस पे एक ही बिंदु पे बनेंगे, और यहाँ पे जो दोनों के बीच की दूरी AC और यहाँ पे AC बराबर BC बनना था, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक रेखाखंड है, तो एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोला है AC बराबर BD का याद करना है, तो यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या हो जाएगा D। तभी तो क्या हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा B और D, यहाँ पे B होगा AC बराबर BD, तो इन दोनों के बीच की दूरी से बराबर हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर क्या हो जाएगा CD, मतलब इसके दोनों बीच की दूरी को बराबर ये क्या हो जाएगा इनके दोनों के बीच की दूरियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे तो देखिएगा AC बराबर क्या दिया है BD दिया है, इसे मानते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, AC बराबर BD दिया हुआ, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो लिख सकते हैं AC बराबर देखिएगा B और D है, तो यहाँ पे क्या BD को हम लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। AC बराबर क्या है AC बराबर हमें ज्ञात करना हो, तो अगर AC बराबर ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे AB प्लस क्या लिख देंगे BC, तो यहाँ पे यही हो जाएगा, यहाँ पे AB प्लस BC। AB बराबर ज्ञात करना हो तो AC बराबर ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे BD बराबर ज्ञात करना हो तो B और D के बीच दूरी ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा BC प्लस CD हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा BC प्लस CD। यहाँ पे ये ज्ञात हो गया, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे यहाँ पे 1 में, तो AC बराबर कितना दिया है यहाँ पे देखिएगा AC बराबर है हमारे पास AB प्लस BC बराबर, यहाँ पे BD के बराबर क्या है BD बराबर है BC प्लस CD। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का मान रख दिया गया है, तो देखिएगा यहाँ पे भी BC और यहाँ पे भी BC है, और यहाँ पे AB है और यहाँ पे क्या है CD है, तो यही तो बोला है। तो यहाँ पे AB बराबर किसको याद करना है CD को, इसे पक्षधर कर देंगे, तो यहाँ पे इसको इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC, इस तरह से लेंगे तो क्या हो जाएगा BC बराबर क्या बचेगा हमारे पास CD, तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या AB बराबर CD, और ये हमारा क्या हो गया यह मान हमारा सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इसे आप नोट कर लीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर आपको सब बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 7 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने आपको 5 का हटा दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम क्या पे लिख रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं। तो यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य
क्यों माना जाता है, तो इसे क्यों सत्यमापी माना जाता है, सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है हमें, और इसके बारे में बताना है कि ये क्यों सत्य माना जा रहा है। तो यूक्लिड के 5वें अभिकरण के अनुसार यहाँ पे लिखते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 7 का हल है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड के 5वें अभिकृतों के अनुसार क्या हो जाएगा, यूक्लिड के अभिकृतों के अनुसार यहाँ पे पूर्ण क्या हो जाएगा, पूर्ण अपने भाग से बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, पूर्ण अपने भाग से बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, पूर्ण अपने भाग से बहुत बड़ा होता है। जो पूर्ण का मान होता है यहाँ पे अभिकृत में 5वें स्थान के लिए एक हो जाएगा, अपने मान से बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, इसका मान यह सत्य होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि संसार के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए क्या जगह किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है, किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य होता है। क्या होता है, यह सत्य होता है, अतः इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। इसे क्या होता है, अतः इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। क्या होता है, जो कि पूर्ण संख्याएं होती हैं अपने भाग से क्या होती हैं, बहुत बड़ा होती है, इसलिए क्या होता है, यह संसार के लिए सभी के लिए इसका मान क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ जाएंगी वो सभी इसमें क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगी, और यह इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और यह मान कभी भी असत्य नहीं हो सकता। इसलिए क्या होता है, इसे हम सत्य मानते हैं, और ये 5वें अभिगृहित के लिए क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया और यहाँ पे के लिए सत्यापन किया कि ताकि आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो को आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन जरूर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।